नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है और डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य पूरा करेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, यानी उस पूरे काम को अगर ए अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा। 1/5 भाग काम कर रहा है 12 दिन में, यानी पूरा एक काम करने में कितना समय लग जाएगा। ए को जो है पूरा एक काम करने में कितना समय लग जाएगा। 1/5 भाग काम करने में 12 दिन का समय लग रहा है, यानी एक काम करने में कितना समय लग जाएगा, 60 दिन का समय लग जाएगा। 60 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि बी जो है उस काम के 20% भाग को 10 दिन में पूरा करता है। अब देखिए 20% भाग को 10 दिन में कर रहा है, यानी पूरा काम अपने आप में क्या होगा 100%, यानी 100% काम करने में कितना समय लग जाएगा 50 दिन का। बी को जो है अकेले उस पूरा काम को करने में कितना समय लग जाएगा, 50 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि सी जो है कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में करता है, यानी पूरा एक काम को सी अगर अकेला करेगा तो कितना समय लग जाएगा 48 दिन का। सी अगर पूरा एक काम को अकेला करेगा तो कितना समय लग जाएगा 48 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया है कि डी जो है कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। 1/5 भाग को अगर 12 दिन में पूरा करता है, यानी पूरा अगर एक काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा 60 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर चारों लोग एक साथ काम करें तो देखिए सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा। तो देखिए ए जो है 60 दिन का समय ले रहा है, बी जो है 50 दिन का समय ले रहा है, सी जो है 48 दिन का समय ले रहा है और डी जो है 60 दिन का समय ले रहा है। यानी सबसे पहले कौन पूरा करेगा, सबसे पहले कौन पूरा करेगा, सबसे पहले सी पूरा करेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा सी, यानी सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा, सी पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार ए से प्रातः 5 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटा की दर से चलता है तथा दूसरा साइकिल सवार बी से प्रातः 6:30 बजे 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ए की ओर चलता है, तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, जिनके बीच का हमें दूरी क्या दिया हुआ है 220 किलोमीटर दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, जिनके बीच का हमें दूरी क्या दिया, हमें दूरी दिया हुआ है 220 किलोमीटर। अब देखिए ए से एक साइकिल सवार चल रहा है 5 AM में, जिसका हमें स्पीड क्या दिया 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ए से बी की तरफ चल रहा है और बी से एक साइकिल सवार चल रहा है 6:30 AM में, जिसका हमें स्पीड क्या दिया 30 किलोमीटर पर घंटा और बी से ए की तरफ चल रहा है। अब देखिए जो ए से चल रहा है वो कब चल रहा है 5 AM में, और जो बी से चल रहा है वो कब चल रहा है 6:30 AM में। तो देखिए जो ए से चल रहा है वो 6:30 AM तक कितना दूरी चल पाएगा, 6:30 AM तक कितना दूरी चल पाएगा। अब देखिए 5 AM से 6:30 AM तक कितना समय हो जाएगा, 5 AM से 6:30 AM तक 1.5 घंटा हो जाएगा। अब देखिए जो ए से चल रहा है वो 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 1.5 घंटा में कितना दूरी चल पाएगा, 1.5 घंटा में 30 किलोमीटर दूरी चल पाएगा। अब देखिए पहले जो है इन दोनों के बीच का दूरी कितना था 220 किलोमीटर, और 6:30 बजे तक जो ए से चल रहा है वो 30 किलोमीटर दूरी चल ले रहा है। तो देखिए अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, यानी जो ए से चल रहा है 6:30 बजे तक इस बिंदु तक खड़ा होगा, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा। हम इस 220 किलोमीटर में से माइनस करेंगे 30 किलोमीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा 190 किलोमीटर। यानी अब जो है इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया 190 किलोमीटर। अब देखिए 6:30 बजे ए से जो चल रहा है वो इस बिंदु से चलेगा और जो बी से चल रहा है वो इस बिंदु से चलेगा। दोनों जो है 6:30 बजे चल रहे हैं और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 190 किलोमीटर। तो देखिए दोनों का अगर हम रिलेटिव स्पीड निकाल लें और हमें दूरी पता है तो हम दूरी में अगर रिलेटिव स्पीड से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिलने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं।
अब देखिए दोनों का हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए एक का स्पीड क्या दिया 20 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का स्पीड क्या दिया 30 किलोमीटर पर घंटा, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें दूरी पता है और हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 19/5 घंटा। 19/5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 4/5 घंटा। अब देखिए 3 सही 4/5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 घंटा और 4/5 घंटा को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48 मिनट। ये हमारा कितना हो जाएगा 48 मिनट। यानी 6:30 AM के बाद 6:30 AM के बाद 3 घंटा 48 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कितना बजे मिल जाएंगे, हम 6:30 AM में अगर 3 घंटा 48 मिनट ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10:18 AM। यानी दोनों जो है एक दूसरे से कब मिलेंगे, 10:18 AM में मिलेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10:18 AM। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम लगा सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ लोग जो है चाय पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं और कुछ लोग दोनों पीते हैं। कुछ लोग जो है चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं और कुछ लोग दोनों पीते हैं। देखिए चाय कितने लोग पी रहे हैं, चाय जो है 40% लोग पी रहे हैं। चाय कितने लोग पी रहे हैं 40%। कॉफ़ी कितने पी रहे हैं, कॉफ़ी जो है 50% लोग पी रहे हैं और 10% लोग जो है वो दोनों पी रहे हैं। 10% लोग दोनों पी रहे हैं। अब देखिए 40% चाय पी रहे हैं और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। यानी केवल जो है चाय कितने लोग पी रहे हैं, केवल चाय 30% लोग पी रहे हैं। अब देखिए 50% कॉफ़ी पी रहे हैं और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। यानी केवल कॉफ़ी कितने प्रतिशत लोग पी रहे हैं, केवल कॉफ़ी 40% लोग पी रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग का प्रतिशत कितना है। देखिए 30% केवल चाय पी रहे हैं, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, 40% केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। यानी टोटल जो है पीने वाले का प्रतिशत कितना हो जाएगा, टोटल पीने वाले का प्रतिशत हो जाएगा 80%। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लोग जो है ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। तो देखिए टोटल लोग अपने आप में क्या होंगे, सभा में टोटल लोग अपने आप में 100% होंगे, जिसमें से पीने वाले का प्रतिशत कितना है 80%। तो हम इस 100% में से 80% माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीने वाले लोग का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी फल वाले को 1 रुपये में 21 केले बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पहले जो है उसे 30% का हानि हो रहा है, पहले जो है उसे 30% का हानि हो रहा है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि उसे अगर 5% का लाभ चाहिए, उसे अगर 5% का लाभ चाहिए तो उसे 1 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए। अब देखिए पहले जो है 1 रुपये में 21 केला बेच रहा है तो उसे 30% का हानि हो रहा है। अब देखिए 21 केला का मूल्य कितना है 1 रुपये है, तो हम यहाँ से 1 केले का मूल्य निकाल सकते हैं। 1 केला का मूल्य कितना हो जाएगा 1/21 रुपया। यानी 1/21 रुपये में अगर 1 केला बेच रहा है तो उसे 30% का हानि हो रहा है। यानी क्रय मूल्य का उसे प्राप्त कितना हो रहा है 70%। यानी यहाँ से 70% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70% का वैल्यू हो जाएगा 1/21 रुपया। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 1/21 गुने 70 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर उसे 5% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 5% का लाभ प्राप्त करना है, यानी उसे जो है क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा प्राप्त करना है। तो देखिए क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा 100%, यानी उसे कितना चाहिए 105%। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 105% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 105% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/21 गुने 70 गुने हमारा क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब देखिए 21 से 105 कितने बार में जाएगा, 21 से 105 5 बार में जाएगा,
5 से 70 कितने बार में जाएगा? 14 बार में। यानी यहाँ से हमारा 105% का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 105% का वैल्यू निकल के आ गया 1/14 रुपया। यानी उसे अगर 5% का लाभ चाहिए तो उसे 1 रुपया में कितना केला बेचना चाहिए? 14 केला बेचना चाहिए। उसे अगर 5% का लाभ चाहिए तो उसे 1 रुपये में 14 केला बेचना चाहिए। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 14 केला। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और 6 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह राशि क्या है? हमें क्या निकालना? प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि 9 वर्षों में टोटल जो है एसआई कितना प्राप्त हो रहा है? टोटल एसआई कितना प्राप्त हो रहा है? 1120 रुपये का एसआई प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ टोटल समय कितना है? 9 वर्ष का है। टोटल समय कितना है? 9 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि 2 वर्षों तक 4% के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। 2 वर्षों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4% है। अगले 4 वर्ष तक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% है। अब देखिए यहाँ टोटल समय कितना हो गया? 2 वर्ष और 4 वर्ष, समय कितना हो गया? 6 वर्ष। अब देखिए टोटल समय हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 9 वर्ष का। यानी अब समय कितना बच गया? अब समय बच गया 3 वर्ष का। अब समय क्या बच गया? 3 वर्ष का समय बच गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि 6 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यानी 6 वर्ष के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? 8%। 6 वर्ष के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? 8%। अब देखिए 2 वर्ष तक 4% के दर से ब्याज काउंट होगा तो यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी 2 वर्ष में 4% की दर से हमें ब्याज कितना मिल जाएगा? 8% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष में 6% की दर से हमें ब्याज कितना मिल जाएगा? 24% का। और 3 वर्ष में 8% की दर से हमें ब्याज कितना मिल जाएगा? 24% का। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 + 24 ये कितना हो जाएगा? 48। 48 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 56%। यानी टोटल जो है ब्याज हमें कितना मिलेगा? 56%। और हमें क्वेश्चन में टोटल ब्याज कितना दिया हुआ है? 1120 रुपया। यानी 56% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 56% का हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1120 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 20 रुपया। और हमसे पूछ के आ रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? 100%। हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 2000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक आदमी ने 4000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद उसने 2210 रुपये चुकाए तथा इसके 2 वर्ष बाद मूलधन और ब्याज सभी चुकता कर दिए। उसने कुल कितना ब्याज दिया? हमें क्या निकालना है? टोटल ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी 4000 रुपये कर्ज लेके आ रहा है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, और हमें क्वेश्चन में दिया कि 2 वर्ष बाद 2210 रुपये चुका रहा है। तो हमें सबसे पहले 2 वर्ष का अमाउंट निकालना पड़ेगा। 2 वर्ष का अमाउंट निकालने के लिए हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। हमें जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया? 4000 रुपया। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 5%। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 4000 का अगर हम 5% काउंट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 200 रुपया। अब देखिए दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल जाएगा? 200 रुपया। लेकिन यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। यानी 200 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 रुपया। यानी टोटल जो है यहाँ CI कितना हो जाएगा? टोटल CI हो जाएगा 410 रुपया। टोटल CI कितना हो जाएगा? 410 रुपया। अब देखिए हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? हमें प्रिंसिपल दिया हुआ 4000 रुपया। यानी हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4410 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा? 4410 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 4410 रुपया, जिसमें से वह वापस कितना करे? 2210 रुपया। यानी शेष कितना बच जाएगा? शेष कितना बच जाएगा? शेष कितना बच जाएगा? टोटल जो है अमाउंट कितना है? 4410 रुपया, जिसमें से 2210 रुपया दे रहा है। यानी शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा 2200 रुपया। अब देखिए इस 2200 रुपया को 2 वर्ष बाद, अगले 2 वर्ष बाद चुका रहा है।
यानी इस पे जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो हम 2200 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 5% की दर से। तो देखिए पहले साल प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, यानी 2200 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110 रुपया। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 110 रुपया ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से काउंट हो रहा है। तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। यानी 110 का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो 110 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 का 5% 5.5 रुपया हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225.5 रुपया। यानी अगले जो 2 वर्ष में उसे ब्याज कितना लगने वाला है, 225.5 रुपया। और उससे पहले जो है उसे ब्याज कितना लगा था, 410 रुपया। यानी हम यहाँ से टोटल ब्याज निकाल सकते हैं। टोटल ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 410 रुपये में हम ऐड करेंगे 225.5 रुपया, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 635.5 रुपया। यानी ब्याज के रूप में उसे टोटल कितना देना पड़ेगा, 635.5 रुपये देना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 635.5 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंक पलट दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 27 कम है। दी गई संख्या के अंकों का अंतर कितना है। हमें क्या निकालना है, अंकों का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अंकों का योग दिया हुआ है। हमें अंकों का योग कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि संख्या के इकाई के स्थान पे x है। हमने मान लिया कि संख्या के इकाई के स्थान पे x है। तो देखिए संख्या के दहाई के स्थान पे क्या होगा, हमें अंकों का योग कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। तो इकाई के स्थान पे अगर x होगा तो दहाई के स्थान पे क्या होगा, 7 माइनस x होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अंकों का योग क्या दिया, 7 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी संख्या हो जाएगी, इकाई के स्थान पे क्या है, x है, और दहाई के स्थान पे क्या है, 7 माइनस x है। तो यहाँ से हमारी संख्या हो जाएगी 10 गुने 7 माइनस x प्लस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर अंकों को पलट दिया जाए तो जो हमारी नई संख्या बन के आएगी वो पहले वाले संख्या से 27 कम है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम अंकों को पलट दें, यानी पहले इकाई के स्थान पे क्या था, x था, तो ये हमारा दहाई के स्थान पे हो जाए, और पहले दहाई के स्थान पे 7 माइनस x था, तो ये हमारा इकाई के स्थान पे हो जाए, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, हमारी संख्या बन जाएगी 10x प्लस 7 माइनस x। अब देखिए इन दोनों संख्या का अंतर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें अंतर दिया हुआ है 27, हमें अंतर कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70 माइनस 10x प्लस x, और हम इसमें अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 10x माइनस 7 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे, ये हमारा क्या है, माइनस का 10x, और ये हमारा क्या है, माइनस का 10x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 20x, ये हमारा क्या है, प्लस का x, और ये हमारा क्या है, प्लस का x, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, माइनस का 20x और प्लस का 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 18x। अब देखिए माइनस का 18x अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 18x इक्वल टू इस 27 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए, 27 को इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा 70 माइनस 7 माइनस 27। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा। अब देखिए 70 में से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 18x इक्वल टू 36। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 2। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए इकाई के स्थान पे क्या था, x था, और x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, और दहाई के स्थान पे क्या था, 7 माइनस x। तो देखिए 7 में से अगर हम x का वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इकाई के स्थान पे अगर 2 होगा तो दहाई के स्थान पे क्या होगा, 5 होगा। यानी अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20% और 10% के बीच हम सक्सेसिव लगाएंगे। अब देखिए पहला डिस्काउंट क्या है, 20% का यानी -20। दूसरा डिस्काउंट क्या है, 10% का
यानी -10, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 गुने 10 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 28% निकल के आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 28% और 15% के बीच, 28% और 15% के बीच हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो पहला डिस्काउंट हमारा क्या है, 28% का -28 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 15% का -15 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 28 गुने 15 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 43 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 28 में अगर हम 15 से गुना करेंगे, 28 में 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 420। 420 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.20 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 38.80 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया, एकल डिस्काउंट निकल के आ गया 38.8% निकल के आ गया। समतुल्य जो है एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया, 38.8% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 38.8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक आदमी कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि चीनी के भाव 25% बढ़ जाने के कारण एक व्यक्ति चीनी कितना कम खरीदे ताकि उसका खर्च जो है पहले के बराबर रहे। यानी खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। देखिए खर्च हमारा फिक्स है तो जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, वजन का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। कीमत का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले कीमत अगर 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 की वृद्धि होने के बाद कीमत कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें कीमत का रेशियो पता चल गया तो हम यहाँ से वजन का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वजन का रेशियो निकाल सकते हैं। वजन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी वजन का रेशियो हो जाएगा 5/4। यानी पहले अगर 5 यूनिट चीनी खरीद रहा होगा तो अब कितना खरीदेगा, 4 यूनिट। यानी वजन में कितने का कमी किया, 1 यूनिट का। कितने पर, 5 पर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 20%। यानी कितना का कमी करना पड़ेगा, वजन में कितना का कमी करना पड़ेगा, 20% का कमी करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है। लड़कियों का औसत वजन 55 kg है। लड़कों का औसत वजन कितना होगा। हमें क्या निकालना है, लड़कों का औसत वजन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो देखिए पूरी कक्षा में टोटल विद्यार्थी अपने आप में क्या होंगे, 100%। तो 40% लड़कियां हैं, यानी शेष क्या होंगे, लड़के होंगे। तो हम यहाँ से इनकी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। संख्या का रेशियो निकालने के लिए हम इस 40% को फ्रैक्शन में चेंज करके भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। 40% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी 5 में से अगर 2 लड़की होंगी यानी शेष क्या होंगे, लड़के होंगे। यानी यहाँ से लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 5 में से अगर 2 लड़की होंगी यानी 3 क्या होंगे, लड़के होंगे। संख्या का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, लड़की और लड़का के संख्या का हमारा रेशियो निकल के आ गया 3:2। रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लड़कियों का हमें औसत वजन दिया है। लड़कियों का हमें औसत वजन कितना दिया है, 55 kg। लड़कों का हमें औसत वजन निकालना है। लड़कों का हमें औसत वजन निकालना है और पूरी कक्षा का हमें औसत वजन दिया है। पूरी कक्षा का हमें औसत वजन कितना दिया, 59.2 kg। अब देखिए अगर लड़का का औसत वजन पता होता तो हम यहाँ एलिगेशन लगाते, तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आता, संख्या का रेशियो निकल के आता, और हमें संख्या का रेशियो पता है। तो देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो ये जो बीच में होता है वो एक से बड़ा होता है तो दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए 55 से 59.2 क्या है, बड़ा है। यानी यहाँ जो वैल्यू होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। और हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 59.2 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है लड़के कितने हैं, 3 यूनिट। अब देखिए इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है, इस 3 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है 4.2।
तो देखिए 3 में हम कितना से गुना करें ताकि हमारा 4.2 निकल के आ जाए। तो हम 3 में अगर 1.4 से गुना कर लें, हम 3 में अगर 1.4 से गुना कर लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4.2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 1.4 से गुना करें तो हमें यहाँ भी 1.4 से गुना करना पड़ेगा, हमें यहाँ भी 1.4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 2 में 1.4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू होगा उसमें से 59.2 हम माइनस किए होंगे, तब जाके हमारा क्या निकल के आया होगा, 2.8 निकल के आया होगा। यानी हम यहाँ वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ वाला वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 59.2 में हम ऐड करेंगे 2.8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 62 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, लड़का का औसत वजन हमारा क्या निकल के आ गया, 62 kg निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 62 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।